Hello everyone, this is Dr. Kanchan, Assistant Professor, Department of Psychology, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको BA ऑनर्स साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर में लगने वाले पेपर्स में से बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी पर ऑनलाइन के माध्यम से लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी। तो आइए अब हम इसे शुरू करते हुए ये जानेंगे कि न्यूरोसाइकोलॉजी किसे कहते हैं, इसका आरंभ किस प्रकार से हुआ और इसकी क्या प्रकृति है। तो मैंने एक PPT के माध्यम से इसका वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि व्हाट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरो मनोविज्ञान किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्पेसिफिकली it seeks to describe, explain, modify and predict the human and the animal behavior. मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार की व्याख्या या उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है? न्यूरोसाइकोलॉजी is a study of how complex properties of the brain allow behavior to occur. न्यूरोसाइकोलॉजी के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क की कौन सी ऐसी जटिलताएं हैं जो व्यक्ति में उसके व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट study the relationships between brain functions and behavior. न्यूरो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो व्यक्ति के मस्तिष्क की क्रियाओं और उसके व्यवहार के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। Specifically, changes in thoughts and behavior that relate to the brain's structures or cognitive integrity. Thus, neuropsychology is one way to study the brain by examining the behavior in it produces. यानी कि न्यूरो मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचना और उसकी संज्ञानात्मक प्रकृति और संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का मस्तिष्क जो है और उसके मस्तिष्क में होने वाली विभिन्न प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मायर 1974 में इन्होंने कहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप्स। यानी कि न्यूरो मनोविज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके व्यवहार के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो न्यूरोसाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन ब्रेन फंक्शंस एंड बिहेवियर। इसमें भी वही उसी बात पे जोर दिया गया है कि न्यूरो मनोविज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचना और उसके द्वारा होने वाले व्यवहारों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरी परिभाषा में बताया गया है न्यूरोसाइकोलॉजी डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन।
इस परिभाषा में थोड़ा और भी विस्तृत और गहन जानकारी दी गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि न्यूरो मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और उसके मस्तिष्कीय संरचनाओं के बारे में जानकारी ली जाती है। साथ ही इस पर भी जोर दिया जाता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिनके कारण से व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है, और इन प्रतिक्रियाओं का किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है। जो मानसिक रोगों का रूप धारण कर लेते हैं तो उनका किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है, और किस प्रकार से उपचार करने के पश्चात व्यक्ति के व्यवहार में सुधार आने लगता है। हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी, न्यूरो मनोविज्ञान की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो न्यूरो मनोविज्ञान जो है वो न्यूरो विज्ञान या न्यूरो साइंस की एक प्रमुख शाखा है या उसका प्रमुख क्षेत्र है। और ब्रूस के अनुसार सबसे पहले न्यूरो मनोविज्ञान का जो उपयोग किया था वो विलियम ऑसलर के द्वारा किया गया था। बाद में D.O. हेब ने 1949 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया, एक बुक को पब्लिश किया था जिसका नाम था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल थ्योरी। और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। डोनाल्ड हेब को न्यूरोसाइकोलॉजी के पिता या जनक के रूप में माना जाता है। डोनाल्ड हेब is often considered as the father of neuropsychology because of the way he was able to merge the psychological word with the word of neuroscience। तो इन्होंने न्यूरो मनोविज्ञान के साथ न्यूरो विज्ञान के महत्व को प्रकाशित किया अपनी पुस्तक के द्वारा। His theory of Hebbian learning was introduced in his classic work, The Organization of Behavior। और इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अपने थ्योरीज के द्वारा न्यूरोसाइकोलॉजी को न्यूरो विज्ञान के अंदर एक विशेष स्थान प्रदान कराया। इनका जन्म 1949 में चेस्टर, नोवा स्कॉटिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1985 में हुई थी। His interest lay in learning and how information is retained in memory। तो हेब का जो इंटरेस्ट था, इनकी रुचि थी, इस बात पे थी कि किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क किसी नई चीज़ को सीखने के लिए सूचनाओं को लेता है और उन्हें किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क स्मृति के द्वारा संयोजित करता है। इसके पश्चात हम देख सकते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजी जो है इसका सही तरीके से एस्टैब्लिशमेंट या इसकी जो भूमिका है, इसका जो रोल है, वो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ 20वीं शताब्दी में आया, जिसका पूरा श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर लुरिया को। अलेक्जेंडर लुरिया ने अपनी बैटरीज भी दी है और उनकी बैटरी में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे।
Neuropsychology was formally established at the beginning of the 20th century by a Russian man named Alexander Luria. His research involved developing techniques to study the behavior of people with damage to their central nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार के डैमेज या क्षति पहुंचने से हमारा व्यवहार या व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का अध्ययन हमें लूरिया बैटरी में मिलता है, जिसका न्यूरोसाइकोलॉजी में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि न्यूरो मनोविज्ञान का क्या रोल है, न्यूरो मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है और ये किस विषय से संबंधित है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें न्यूरोसाइकोलॉजी की सबसे अधिक भूमिका है। Subject and nature in neuropsychological studies are individuals with brain injuries resulting from war, accidents, or conditions such as strokes or Parkinson disease or Alzheimer disease. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजी जो है, इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो हमारे मस्तिष्क में लगने वाली चोट के द्वारा उत्पन्न हुई विकृतियों या बीमारियों या मानसिक क्षतियों के द्वारा किस प्रकार से हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है और प्रभावित होता है, इसके अध्ययन पर इसका क्षेत्र जोर देता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में हम ये अध्ययन करते हैं कि आकस्मिक चोट, मस्तिष्क के चोट, जो मस्तिष्क पर चोट लगती है, ब्रेन इंजरीज है, या मस्तिष्क के आघात, स्ट्रोक्स हैं, उनके कारण हमारे ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें लगने वाली इंजरीज के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उनका किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है और किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। मस्तिष्क के आघात जैसे कि पार्किंसन है या अल्जाइमर डिजीज़ है, जिसके लक्षण ये हैं कि व्यक्ति अपनी मूलभूत प्रतिक्रियाओं को, अपनी मूलभूत क्षमताओं को, हमें कहना चाहिए अपनी मूलभूत क्षमताओं को व्यक्ति खोने लगता है, जैसे कि सामान्य रूप से बातचीत करना, उठना बैठना, चलना फिरना, बालों में कंघी करना, ब्रश करना, लिखना, पढ़ना, ये सभी प्रक्रियाएं हैं। अपने जूते के फीते बांधना, शूलेसेस बांधना, शर्ट के बटन्स लगाना, जिप लगाना, ये सारी जो व्यक्ति की क्षमताएं हैं जिनके ऊपर हम अपने डेली रूटीन में उतना ध्यान भी नहीं दे पाते, ये सभी छोटी छोटी क्षमताएं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी व्यक्ति के मस्तिष्क के आघात के द्वारा या ब्रेन इंजरी के द्वारा या ब्रेन स्ट्रोक्स के द्वारा ये सब प्रभावित होते हैं, जिनका अध्ययन न्यूरोसाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। So it is an emphasis on human neuropsychology, experimental and clinical approach. इसके अंतर्गत we choose to focus on the specific disorders. न्यूरो मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति में
उत्पन्न होने वाले डिसऑर्डर्स या मनोविकृतियों का अध्ययन किया जाता है। It is an emphasis on integrating theory and research. फिर इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है या इसकी जो प्रकृति है वो ये है कि इस विषय के द्वारा न्यूरो मनोविज्ञान के द्वारा नई नई खोज की जाती है, नए नए सिद्धांतों को दिया जाता है, अनुसंधान या अन्वेषण के कार्य इसमें किए जाते हैं। क्योंकि मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनकी जानकारी हमें पहले की गई अनुसंधानों के द्वारा होती है या फिर वर्तमान में जो हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा हम उसमें और भी एडिशनल कामों को, एडिशनल फैक्टर्स को जोड़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा प्रयोग, जिसका सीधा सीधा लाभ हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में दूसरे अनुसंधानकर्ताओं को या मनोवैज्ञानिकों को या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को होता है। इसलिए न्यूरो मनोविज्ञान के द्वारा थ्योरीज और रिसर्च अन्वेषण कार्य को भी किया जाता है। Number 3 is it is an emphasis on behavioral function. We give special attention to presenting the function of specific neuroanatomic structures. यानी कि व्यक्ति में जो व्यक्ति के जो एनाटॉमी है, शरीर संरचना का संबंध हमारे मस्तिष्क के संरचना के साथ स्थापित करते हुए व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। Number 4 is it is a focus on presenting the real life examples. Real life examples न्यूरोसाइकोलॉजी के अंतर्गत लिए जाते हैं। Real life examples यानी कि जो वास्तविक जगत में, हम सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, बुक से हमें बहुत मदद मिलती है कि पहले क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या अन्वेषण हो चुके हैं, किन किन एरियाज़ में स्टडीज़ हो चुकी हैं। लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या उदाहरण, वास्तविक जगत के जो उदाहरण हैं न्यूरो साइकोलॉजी में, न्यूरो मनोविज्ञान में वो हम एकत्रित करते हैं और ये सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स के द्वारा, वहाँ रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल्स के द्वारा, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी सर्विसेज के द्वारा, जहाँ पर ऐसे लोगों का उपचार या ट्रीटमेंट होता है जो मानसिक क्षति या मानसिक आघात के कारण उत्पन्न हुए व्यवहारिक परिवर्तनों से जूझ रहे हैं या ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका उपचार इन केंद्रों पर किया जाता है। तो विथ परमिशन लेते हुए इन केंद्रों से इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लिया जाता है और उसका अध्ययन न्यूरो साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और उसकी जानकारी दी जाती है, लिखित रूप में, रिटन रूप में उसकी जानकारी दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, बुक्स के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जितने भी आगे जो अन्वेषण करता है, रिसर्चर्स हैं या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके और उसका प्रयोग पूरी भरपूरी से कर सके। तो आज हमने इस वीडियो में ये सीखा,
ये जाना कि न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई और इसकी प्रकृति या इसका क्या नेचर है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार।